अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलिए बेटा, आप लोगों को इससे पहले बैटरी का मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है। बैटरी आपके पास क्या है, अगर उसको समराइज करें तो सिंपल दो टाइप की बैटरी है। बैटरी इटसेल्फ इट डिवाइस जो कि आपके कन्वर्ट करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो टाइप्स की बैटरी पढ़ ली। एक आपके पास ड्राई सेल, दूसरा आपके पास ड्राई सेल तो खैर अलग चीज है। एक आपके पास है प्राइमरी बैटरी, दूसरा आपके पास है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी आपकी नॉन चार्जेबल है, जैसे कि अभी ड्राई सेल में पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मैंने पहले ड्राई सेल का। और दूसरा आपके पास है चार्जेबल, जिसको हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। वो आपकी इटसेल्फ गाड़ी की बैटरियां हो गई, मोबाइल लैपटॉप खिलौनों की बैटरियां हो गई, ये सारी चीजें। तो बहरहाल आपके जितने भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन था वो मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हम ड्राई सेल पे आ रहे हैं। अब जो आजकल रिसर्च चल रही है उसमें क्या हो रहा है कि हम बैटरी की लाइफ बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। यानी कि आपके पास एक चीज जो आज से पहले या आज भी 2 घंटे का टाइम दे रही है आपको चलने के लिए, वो 2 घंटे के बजाय 3 घंटे हो जाए या 4 घंटे हो जाए या 10 घंटे हो जाए। तो अगर आज आपका फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप 10 घंटे चलने की सलाहियत रखता है तो हम चाहते हैं कि वो 24 घंटे तक चले। हम एक दिन पूरा उसको चला के रखें, अगले दिन फिर उसको चार्ज करें। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर सर्च कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है ताकि आपकी जो हाई एनर्जी है वो मिल जाए हमें। ऐसी बैटरी जो हाई एनर्जी अपने अंदर रख सकती हो। दूसरा वो सेफ हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि बैटरी फट जाती है, आग लग जाती है। कुछ अरसा पहले ऐसे मोबाइल फोन बन गया था सैमसंग का कि जिसमें आपकी बैटरी फटना शुरू हो गई थी, और उसकी वजह से एयरपोर्ट में बैन हो गया था कि आप ये वाला फोन लेके नहीं आ सकते, क्योंकि बैटरी फट जाती है अगर तो आग पकड़ती है वो। आग पकड़ेगी तो आपके इर्द गिर्द, जाहिर है आपने कपड़ों में ही अपने मोबाइल रखे होंगे, कपड़े जलेंगे, इर्द गिर्द जो भी चीजें होंगी वो जलेंगी। तो आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके और जो यहाँ पर किताब में लिखा है उसी की बात करो, साइक्लिबिलिटी। साइक्लिबिलिटी का मतलब कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स तक बैटरी चल जाए। तो ड्राई सेल की बात कर रहे हैं, तो ड्राई सेल एक ही साइकिल अपना कंप्लीट करता है। साइकिल एक क्यों, क्योंकि एक दफा कंप्लीट डिस्चार्ज होने के बाद वो रिचार्ज नहीं होता। जो ड्राई सेल अभी हम बात करने जा रहे हैं वो प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी की बात करने जा रहे हैं। तो प्राइमरी बैटरी आर नॉन रिचार्जेबल, और वो आपके पास एक ही दफा जो चार्ज उनके अंदर होता है बस उस पर रहते हैं, अगली बार वो दोबारा चार्ज नहीं होंगे। तो ये आपके पास बहरहाल आजकल रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट के ऊपर, ताकि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से हम यूज कर सकें। जैसे मोबाइल फोन में एक प्रॉब्लम आती है कि 1.5 2 3 साल बाद आपकी बैटरी का टाइम पीरियड कम हो जाता है। वजह उसकी है कि उसकी जो साइकिलिबिलिटी थी वो पूरी हो गई, उसकी जो साइकिल लाइफ थी वो पूरी हो गई। तो अब जो मोबाइल या जो लैपटॉप पहले एक एक दिन चलता था, लैपटॉप तो खैर नहीं चलते, मोबाइल की बात करते हैं, जो पहले एक दिन 1.5 दिन चलता था, अब वो 12 घंटे भी मुश्किल से चल रहा है। जब मैंने अपना मोबाइल नया नया लिया था तो 1.5 दिन तक वो चल जाता था। अब ये है कि वो 5 6 घंटे के बाद दोबारा चार्ज करना पड़ जाता है सेम यूजेज पे। तो क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो बहरहाल वही मिसाल है कि जब आप छोटे थे तो आप सोए बगैर पूरे पूरे दिन काम कर रहे होते थे, भागते फिरते रहते थे। अब आपको नीचे वाले फ्लोर में जाने के लिए, बाहर गली से कुछ लाने के लिए भी मौत आ रही होती है। अम्मी जरा सा काम बोल दें तो आप बिस्तर पे पड़े होंगे, उठने में आपको मौत आएगी। उठ के आप गिलास पानी का पीने नहीं जाते, आपने टेबल पे अपने बिस्तर के कोने पे पानी की बोतलें भर के रख लेते हैं। लेकिन जब छोटे थे तब ऐसा नहीं था। तो एट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, एट पर्टिकुलर एज, आपके अंदर जो एनर्जी कैपेसिटी है स्टोरेज वो कम होती है। इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता, मशीनों के साथ होता है। लेकिन इंसानों का जो दिमाग है वो क्योंकि इंसानों वाला नहीं रहा आजकल, इस वजह से इंसानों को मौत आती है कोई भी काम करने में। बहरहाल वापस आ जाए टॉपिक पे, बैटरीज के ऊपर। जो आपका पहला है ड्राई सेल, इसकी डायग्राम मैं बोर्ड पे नहीं बना रहा, आपकी किताब में बनी हुई है, उधर देखें। तो किताब में आपकी जो डायग्राम बनी हुई है उसमें आपको एक सेल नजर आएगा जो अक्सर आपने अपने रिमोट के अंदर कभी ना कभी जिंदगी में डाला होगा। अब वो चाहे टीवी का रिमोट हो, एसी का रिमोट हो, या आपके बचपन वाले खिलौने हो, उसके अंदर आपने ये सेल डाले होंगे। उस सेल में आपके ऊपर, सबसे ऊपर, यहाँ जो लिखा हुआ है इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे समझ लें सिंपल सा,
अगर ये सेल फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूं, तो सेल का ये सामने फ्रंट फेस है, इधर आपके पास ये कैप होता है जिसको यहाँ पे इंसुलेटर लिखा है, और इसके ऊपर एक इस तरह से छोटा सा कैप लगा हुआ होता है। ये छोटा सा जो कैप है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ नीचे आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये, वो आपका पॉजिटिव के साथ लगता है, जो भी आप जिस भी डिवाइस में डाल लें, और ये वाला नेगेटिव के साथ लगता है। लेकिन अंदर जो इसके चीजें हैं, अंदर जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, वो जो आपकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप कभी इसको खोल के देखेंगे, जो कैप है इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से एक ग्रेफाइट रॉड डली हुई है। घर पे जाके आप एक काम ये करेंगे कि पुराना सेल, नया सेल जाया नहीं करना है। नए सेल में हो सकता है कि आप अगर ये वाले सेल तो इतना हार्मफुल नहीं है, बैटरी के साथ ये काम करेंगे तो बैटरी आपकी फट भी जाएगी, आपको हो सकता है चोट भी लग जाए। पुराने सेल में कोई चार्ज नहीं है, तो वहां पर आप ये काम कर सकते हैं। आप उसे खोल लें, स्क्रू ड्राइवर प्लास वगैरह पकड़ें, और घर में किसी बड़े को, अपने अब्बू को खास तौर पे शामिल करें, और या कोई बड़ा भाई है तो उसको, छोटे बहन भाइयों को दूर ही रखें। तो आपने क्या करना है, खुद अगर नहीं कर सकते तो किसी बड़े को सामने रख के ये काम करना है, अगर कभी जिंदगी में आपने ये औजार नहीं उठाए। क्योंकि हर किसी को स्क्रू ड्राइवर प्लास इस्तेमाल करना नहीं आता। पता चले आप इसको दबा रहे थे और आपने अपनी उंगली दबा दी। आप स्क्रू ड्राइवर से इसके ऊपर का ढक्कन खोल रहे थे, वो स्लिप हुआ, तो अक्सर होता है ना कि सब्जियां काट रहे होते हैं, छुरी आपकी उंगली काट देती है, तो पता चला स्क्रू ड्राइवर ही हाथ में घुस गया। तो ऐसी हरकतें अकेले नहीं करनी है, घर में किसी बड़े को सामने रख के करना है। वक्त हुआ कभी तो मैं आपको करके दिखा दूंगा क्लास के अंदर इस तरीके से खोल के, लेकिन इतना वक्त होगा नहीं, समझ लें। ये आपके जो इस तरीके से रॉड डली है, ग्रेफाइट की रॉड है। अब अपनी डायग्राम में देखें, बार बार मैं इधर आपको नहीं दिखाऊंगा, आप अपने जो बुक है उसको देख लें। तो ये जो ऊपर आपके पास कैप लगा हुआ है, इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। ये इंसुलेटर क्या करता है, ये आपके पास सिर्फ जो ऊपर छोटा सा ये नोक निकली हुई है, इसको इनेबल करता है कि यहां से ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लो हो, बाकी इर्द गिर्द जगह से ना हो। ये जो मैंने रॉड बनाई, ये है ग्रेफाइट रॉड, अभी बता दिया, लिखा हुआ भी है। ये होती है कैथोड। ग्रेफाइट रॉड यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड। नेक्स्ट आपके पास जो इधर आपको ब्लैक सा थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो खैर नहीं, एक पेस्ट है जो कैथोड के ऊपर है, इलेक्ट्रोलाइट इसके बाद आएगा। ये पेस्ट क्या करता है, आपकी जो ग्रेफाइट है उसमें केमिकल रिएक्शन इनेबल करता है, वरना ग्रेफाइट आपका नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये जो आपका पेस्ट है, पेस्ट किस चीज का है, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक आपका कोयला अक्सर होता है, कोयले को आप पेस्ट बना दें, लेकिन कार्बन ब्लैक कोयला नहीं होता, कोयले से निकाला जाता है, तो दिखने में आपके कोयले की तरह ही नजर आ रहा होता है। कार्बन ब्लैक में पढ़ा चुका हूँ, एलोट्रोपिक फॉर्म जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो वहां पर इसका हमने जिक्र किया था। बहरहाल कार्बन ब्लैक और मैग्नीज ऑक्साइड ये आपके दो अलग कंपाउंड्स हैं, दो अलग सब्सटेंसेस हैं। इसका हम पेस्ट बनाते हैं, और कैथोड जो ग्रेफाइट हमारे पास है रॉड, उसके इर्द गिर्द इस पेस्ट को घुमा लेते हैं, चिपका देते हैं। ये जो यहाँ पर आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, या जो भी आप कलर आपके पास है उधर देखें, तो आपके यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, किताब की डायग्राम में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो NH4Cl और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन यहाँ पर तो आपकी डायग्राम में एंड लिखा है, जो आपके डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन, उसमें और लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन सही करेंगे, एंड है ये, दोनों होते हैं इसमें। आपका अमोनियम क्लोराइड भी होता है और जिंक क्लोराइड भी होता है, तो यहाँ पर आपके पास जो डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन में वो दुरुस्त करनी है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, मैं इसको बेसिक सा समझाऊं। ये मेरे पास कैथोड है, अगर इस तरीके से ये कैथोड बनाऊं, बिल्कुल बेसिक आपको प्रिंसिपल समझा रहा हूं क्या होता है। ये आपके पास एनोड है। फर्ज करते हैं कि मेरे पास कैथोड, अभी आजकल मैं सोडियम पढ़ा रहा हूं तो सोडियम की बात करते हैं। अगर आपको जिंक चाहिए, जिंक की बात करनी है, तो सोडियम हटा के आप वही सेम प्रोसीजर जिंक में समझ लें। तो अभी आपके पास यहाँ पर जो जिंक है, डायरेक्ट कैथोड में आपने यहाँ पर ग्रेफाइट डाला, ग्रेफाइट रॉड है,
और मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का पेस्ट है। बीच में आपके पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट है। मैं इसलिए आपको सोडियम समझा रहा हूँ या लिथियम समझ लें, वो समझना आसान है। यहाँ पर आपको जो किताब ने बताया वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपकी डायग्राम डिफरेंट है। यहाँ पर अलग तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पर अलग तरीके से काम हो रहा है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझा रहा हूँ। इधर क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है, ये दोनों सॉलिड है, कैथोड और एनोड। ये अगर कैथोड है, मैं इधर लिख देता हूँ कैथोड, ये आपका कैथोड और ये आपका एनोड है। बीच में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो सोडियम के एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में भी सोडियम मौजूद होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रोलाइट का सोडियम ट्रेवल करके एनोड के पास जाएगा, और यहां से जो कैथोड है उसका सोडियम यहां पर आएगा। ये जो सोडियम है ये ट्रेवल कर ले आराम से, इस वजह से हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। अब वही बात कर लें लिथियम के लिए, वही बात कर लें आप जिंक के लिए। जिंक ट्रैवल कर ले आराम से, ट्रैवल क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाना तो पड़ेगा। अगर आपको बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो जमा करवाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। भूख लग रही है, खाना खाने रेस्टोरेंट जाना है, तो भूख लग रही है, चल के जाना पड़ेगा, बिस्तर पे लेटे लेटे थोड़ी आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है आप कहें कि अल्लाह राज़िक है, रिस्क दे देगा, अब चाहे मैं बिस्तर पे लेटा रहूं तो वैसे भी मिल जाना है। लेकिन चले मिल भी गया, चबा के पेट में तो खुद ही डालना पड़ेगा ना, कोई आपके लिए चबाएगा थोड़ी। ऐसा थोड़ी होगा कि आपकी अम्मी खाना खा लें और आपका पेट भर जाए। आपको अपना खाना खुद खाना पड़ेगा। हाँ, अम्मी आपकी बना के दे देंगी, आपके लिए आपकी वालदा सारा काम कर लेंगे, लेकिन खाना तो एट द एंड आप ही को पड़ेगा। तो सोडियम हो, लिथियम हो, जिंक हो, कुछ भी हो, यहाँ पर जो भी सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा, वो निकालने के लिए इसको ट्रैवल तो खुद ही करना पड़ेगा, आके इधर एनोड को देना पड़ेगा, और फिर जब आप इसको चार्ज करते हैं तो वापस वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये मार्कर भी आपका लिखना बंद हो गया, तो वापस आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल करेगा, जो यहाँ पर सोडियम होगा, और इधर वाले सोडियम को आके इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन चार्जिंग में ये काम होता है, डिसचार्जिंग में ये काम हो रहा होता है। तो अलग अलग है। अभी आपके वापस इधर आ रहा हूँ, जो आपकी डायग्राम बनी है, पहले कंस्ट्रक्शन दोबारा समझ लें। इंसुलेटर हमने देख लिया, कैथोड देख लिया, कैथोड के इर्द गिर्द पेस्ट हमने देख लिया। पेस्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो ग्रेफाइट है वो इटसेल्फ वैसे ये रिएक्शन नहीं करता, तो हमें पेस्ट डालना पड़ता है ताकि वो रिएक्शन आराम से कर ले। इलेक्ट्रोलाइट इसलिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, जो आयंस अंदर होंगे। अगर जिंक है अंदर तो जिंक का आयन फ्लो किस में होगा, इलेक्ट्रोलाइट में होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास यहाँ पर डाला गया, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट आपका जो नीचे इधर मैंने कहा ये प्लेट होती है, ऊपर एक इंसुलेटर जो था उसकी भी एक प्लेट थी, और ऊपर कैप होता है। ये जो कैप है ये अलग है, और इधर जो प्लेट है वो अलग है। कैप आपके पास यहाँ पर अक्सर और बेशतर किसी ना किसी मेटल का होता है, तो यहाँ पर नीचे भी आपका जिंक मेटल है एनोड के तौर पे। तो जो जिंक है वो एनोड, यहाँ पर जिंक का मेटल प्लेट बना के रखा हुआ है। तो आपकी जो ये पूरा नजर आ रहा है, ये पूरा सेल वो एनोड है। अब ये अलग है, ये अलग है, इसकी कंस्ट्रक्शन अलग है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन अलग है। आपने ये नहीं पढ़ना, ये मैंने से समझाया है, पढ़ना ही है। तो जब भी आप सेल देखेंगे उसके ऊपर प्लास्टिक या तो चढ़ी हुई होगी या उस पर प्रिंट हुआ हुआ होगा, लेकिन प्रिंट किस पे होगा या प्लास्टिक किस पे चढ़ी हुई होगी, आपके जिंक मेटल पे। तो पूरी जो बॉडी है वो जिंक की है, और जिंक इटसेल्फ एक्टिंग एज अ एनोड। और जो ऊपर आपके पास ये है इंसुलेटर, वो एक सिंपल सा कैप है ताकि आपका रिएक्शन ना हो, अदरवाइज रिएक्शन हो जाएगा और आपके पास सेल काम ही नहीं करेगा। और जो कैथोड है वो ग्रेफाइट की रॉड पतली सी यहाँ पर डली। कभी आप अगर घर पे ये सेल तोड़ेंगे तो आपका जो पेस्ट अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ, कार्बन ब्लैक और मैग्नीज ऑक्साइड का, ये काला काला पेस्ट आपका टपकते हुए नजर भी आएगा। अब आ जाएं, ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, अब तरीके से कंस्ट्रक्शन दोबारा आपके नोट्स या बुक के हिसाब से बात करूं, डायग्राम समझा दी। ऑल दो डायग्राम यहाँ पे मैंने पूरी नहीं बनाई, आपकी किताब में बनी हुई है। तो आपकी कंस्ट्रक्शन क्या है, आपने जिंक यूज किया एज अ एनोड, आपने मैग्नीज
डाइऑक्साइड यूज किया है एज अ कैथोड, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड, आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक पेस्ट है कैथोड के ऊपर। एक्चुअल कैथोड क्या है? ग्रेफाइट रॉड। तो ग्रेफाइट रॉड पे आपने ये डाला हुआ है। डेफिनेशन अच्छा मैंने नहीं पढ़ाई, आपके पास इसके पीछे वापस आ जाए। शुरू में आपका लिखा हुआ है, इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज लेक्लांचे सेल। इसको हम लेक्लांचे इसलिए कहते हैं ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए, वरना इसका जो एक्चुअल नाम है वो ल्यूक लैंचे ऐसी कुछ करके, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है, और अगर मैं सही प्रोनाउंस कर भी दूं तो आप उसकी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। तो याद करने के लिए लेक्लांचे याद करें, ताकि आपको इसका नाम याद रह जाए और स्पेलिंग भी याद रह जाए। इसको हम लेक्लांचे सेल कहते हैं, लेकिन जो CHE है इसको शे पढ़ा जाता है। तो लेक लांशे बोले या ल्यूक लैंशे बोले, एक्चुअल गूगल पे जाके सर्च कर लें, मुझे भी नहीं पता, पता तो है लेकिन बोलना नहीं आ रहा। तो बहरहाल आपके ये इस नाम से भी पहचाना जाता है। बहरहाल ये आपके एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उनके नाम पे है। उन्होंने 1800 के दौर में, 1860s में गालबन, ये सेल का डिजाइन बना के दिया था। एनीवेज, डेफिनेशन पे आ जाएं। इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब क्या है? नॉन चार्जेबल, चार्ज नहीं होगा। तो प्राइमरी सेल है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही होगी, दूसरी जगह रिडक्शन हो रही होगी। तो बहरहाल एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों तरफ आपका हो रहा है, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बहरहाल बिटवीन द केमिकल सब्सटेंसेस, जो भी उसके दरमियान केमिकल सब्सटेंसेस आपने डाले। वापस आ जाए कंस्ट्रक्शन पे। जिंक एज अ एनोड, और आपके पास जो बीच में रॉड है, इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड। तो यहाँ पर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, एक्चुअल ये होगा तो कैथोड की तौर पे ग्रेफाइट रॉड एक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका है, इसको कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे आपका है एक्वस, जो आपका सोल्यूशन होगा किसका? अमोनियम क्लोराइड। किताब ने लिखा है या, आपने लिखना है इसको एंड, तो ये या नहीं है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इसको हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। कॉपर का कैप हम यूज कर रहे हैं। कॉपर कैप कहाँ यूज कर रहे हैं? इधर, ये जो ऊपर निकला हुआ है ये कैप है, कैप कहलाता है, ये कॉपर का बना होता है। तो हम कॉपर कैप यूज कर रहे हैं। इस फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द कार्बन रॉड, जो कार्बन यानी ग्रेफाइड रॉड है उसके ऊपर ये कैप मौजूद है। आप बिल्कुल बारीक सा स्क्रू ड्राइवर लें और इस कैप को निकालने की कोशिश करें, या आपके नाखून अगर बड़े हो गए उनको काटना है तो काटे नहीं, नाखूनों से पहले कैप निकालें, नाखून उतने में टूट जाएगा, बाद में नेल कटर से काट लें तो आपके वो कैप निकल आएगा। कैप वो होता है कॉपर का। तो बहरहाल कॉपर का आपने यहाँ पर देखा है कि, अगर नहीं देखा तो घर पे जाके देख लें। कॉपर का कैप है, टॉप ऑफ द सेल मौजूद है, किसके ऊपर? ग्रेफाइट रॉड, जिसको कार्बन रॉड भी कह रहे हैं, उसके ऊपर ये मौजूद है। वजह उसकी क्या है? ताकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। कभी अगर आपने बल्ब को, जिसकी तारें निकली हुई हो, सिर्फ एक सेल से चलाने की कोशिश की हो, तो आप क्या करते हैं? एक तार को पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और दूसरी तार को नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं, तो आपके पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है आपके तार से निकल के बल्ब पे, या जो भी आपने लगाया है उस पे, और वापस आता है इधर। एक तार आप हटा दें, सर्किट आपका इनकम्प्लीट होगा, और अगर आपने बल्ब लगाया तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, या आपने कोई और चीज लगाई थी वो चलना बंद हो जाएगी। यही आपके पास वर्किंग है। वर्किंग क्योंकि आपको नहीं बताई थी तो वर्किंग के ऊपर जा भी नहीं रहे, कंस्ट्रक्शन से भी याद करनी है। हाँ, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसको समझते हैं। रिएक्शन क्या हो रहा है मेरे पास? जो ग्रेफाइट है, जाहिर है आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जिंक भी है, और जिंक आपका साथ ही साथ पूरा जो एनोड है उसके साथ भी है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जिंक क्लोराइड इसलिए मौजूद है क्योंकि जो एनोड पूरा मेटल है जिंक का, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सेल का वो जिंक का बना हुआ है, ये एनोड है। तो यहां से जिंक आपका ट्रैवल कर सके इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट में भी जिंक है, आपका एनोड भी जिंक है, और जो आपके पास कैथोड है ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो जो ग्रेफाइट और जिंक है, ग्रेफाइट कैथोड, जिंक एनोड, इसके ऊपर बात की जा रही है कि ये जब रिएक्शन करेंगे, कब करेंगे? जब आपके पास एक
मेटल का टुकड़ा यानी कि वायर, कॉपर की वायर, कॉपर क्या है मेटल है, कॉपर की वायर कनेक्ट कर दें। अब आपकी मर्जी आप वायर कनेक्ट करें या ना करें, सर्किट कंप्लीट हो जाना है। तो आपके पास यहाँ पर सर्किट पहचानने का तरीका सिंपल सा, जैसे अभी बताया, एक वायर लें, उसमें बल्ब कनेक्ट करें और बल्ब को लगा दें सेल के साथ, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो बल्ब जलेगा। सिर्फ तार लगा देंगे तब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, लेकिन वो पता नहीं चलेगा। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर जो रिएक्शन होगा इस तरीके से होगा। रिएक्शन है आपके एनोड पे क्या होगा, यहाँ पर अब मैं एनोड के ऊपर रिएक्शन बता रहा हूँ। एनोड में क्योंकि जिंक मौजूद है, एनोड बना हुआ ही जिंक का है, ये जैसे ही आपके पास सर्किट कंप्लीट होगा तो जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर भेज देगा। किसके थ्रू भेजेगा, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, जाहिर है अगर ये दे रहा है तो बदले में कोई लेने वाला भी तो है। आप पैसे दे रहे हैं तो बदले में चीज भी तो लेके आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन है, आपने जो यहाँ कैथोड के साथ मैग्नीज ऑक्साइड रखा है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो आपके अब कैथोड पे, कैथोड आपके पास ये ग्रेफाइट रॉड है, इसके इर्द गिर्द आपका पेस्ट मौजूद है मैग्नीज ऑक्साइड का। बेसिकली मैग्नीज ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ कैथोड, नॉट ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड के साथ मैग्नीज ऑक्साइड है तभी ये कैथोड के तौर पे काम कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैग्नीज ऑक्साइड आपके पास MnO2, ये क्या करेगा, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अमोनिया था, अमोनियम था, अमोनिया तो खैर नहीं, अमोनियम था। इलेक्ट्रोलाइट में आपने पढ़ा कि मेरे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इधर बीच में, वो NH4Cl होगा और जिंक क्लोराइड ZnCl2 होगा। तो अगर मेरे पास यहाँ क्लोरीन हट जाएगा, अमोनियम रेडिकल बाहर आ जाएगा, ये वो है। प्लस जो दो इलेक्ट्रॉन आपके जिंक ने निकाले वो ये अमोनियम रेडिकल लेता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो मैग्नीज ऑक्साइड है, ये भी दो बैलेंस साथ साथ करें, ये आपका मैग्नीज दो बन जाएंगे Mn2, तो डाई मैग्नीज ऑक्साइड इसको कहें या मैग्नीज ऑक्साइड जो भी कहें, Mn2O2 बनेगा। तो आपके पास अभी भी यहाँ पर दो ऑक्सीजन इजाफी है। ये आपके पास NH4 है, अमोनियम है, ये क्या करेगा, आपको अमोनिया बना के देगा 2NH3। 2NH3 में क्या होता है, 2N तो पहले भी थे, H3 का मतलब एक हाइड्रोजन, एक से तो दो हाइड्रोजन आपके बाहर आएंगे, ठीक है। NH4 में एक हाइड्रोजन निकाल लिया, NH3 बन गया। दो NH4 में से एक एक निकाल लिए, दो हाइड्रोजन मिल गए। वो दो हाइड्रोजन यहाँ से बचे हुए दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होगा। काउंट कर लें कितने बन रहे, हो सकता है इक्वेशन आपकी बैलेंस ना हो। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर दो इधर थे और दो यहाँ पर, दो NH3, तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बहरहाल बैलेंस नहीं है, आपकी किताब ने बैलेंस नहीं की। बेटा ये आपकी इक्वेशन दुरुस्त कर लें, आपकी किताब ने Mn2O2 लिखा हुआ है, उसको मैंने पढ़ाते वक्त भी यही कर दिया था, लेकिन आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है। एक्चुअल जो इक्वेशन है उधर आपके पास O3 बनेगा, और वैसे भी आपके पास रिएक्शन यही होता है, Mn2O3। बहरहाल दोबारा इक्वेशन समझा रहा हूँ, ये आपके पास अमोनिया था, इसने अपना हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर आपके पास, मैं अभी ये भी समझाऊंगा दो इलेक्ट्रॉन कैसे इसने कंज्यूम किए। एक NH4 अमोनियम रेडिकल एक हाइड्रोजन निकालेगा, दो अमोनियम रेडिकल दो हाइड्रोजन निकालेंगे, वो दो हाइड्रोजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन लेके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसीलिए कहते हैं जब आपके पास सेल खत्म हो जाता है तो रिचार्जेबल नहीं हो जाती है, कि वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, अमोनिया इकट्ठा हो रहा है, इनको वापस दोबारा से इस फॉर्म में लेके आना इंतहाई इम्पॉसिबल है। एनीवे यहाँ पर इधर अगर मैं पावर वैलेंसी की बात करूं, तो मेरे पास Mn की वैलेंसी एक ऑक्सीजन की -2 होती है, दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर +4 होनी चाहिए, तभी आपके पास यहाँ -4 होके इसको न्यूट्रल कर रहा है, जीरो कर रहा है ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर आ जाए, Mn2O3 का मतलब इसकी वैलेंसी -2 और इसकी वैलेंसी +3 होगी, तो दो है तो इसका मतलब +6,
और 3 है तो -6। ये बात समझ आनी चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये सारा काम मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर जो +6 और -6 है वो कैसे आया? आपके पास एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई -6, तो इधर इसकी भी -6 होनी चाहिए। अब दो मैग्नीज एटम की वैलेंसी अगर +6 आ रही है तो एक की +3 होगी। यहाँ पर एक की कितनी थी? +4। अब इसमें वैलेंसी हो गई है +6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया उसका, ठीक है, इसने यहां से अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। जो मैग्नीज है इसने 2 इलेक्ट्रॉन और निकाले। एनीवे, ये आपके पास प्लस का मतलब क्या है कि आपका जो अमोनिया है उसने अपना रेडिकल रेडिकल कह रहा हूं, उसने अपना लोन पेयर अपना दिया था। हाइड्रोजन के पास इटसेल्फ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। ये वो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो यहां से आए। इसने तो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ आगे पीछे मामला सेटल हो गए, वो इलेक्ट्रॉन आपस में इर्द गिर्द सेटल हो गए। ये वो 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से निकले थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? जो यहाँ से हाइड्रोजन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन था, जिस प्रोटॉन में भी आपके न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन था, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। एक हाइड्रोजन के पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा हाइड्रोजन के पास यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन चले गया। तो इस तरीके से ये वाटर बना। हालांकि इतनी डेप्थ में जरूरत नहीं है, लेकिन इक्वेशन समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। मेरे पास यहाँ पर अमोनियम रेडिकल में हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास आगे होता है न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन होगा। अभी तो ये कैथोड और एनोड का ओवरऑल रिएक्शन आपकी किताब में वैसे बताया हुआ नहीं है। तो कैथोड और एनोड पे रिएक्शन हो रहे हैं। एनोड पे आ जाए, एनोड पे क्या हुआ? जिंक ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। यहां पर इधर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो कोई भी करे, लाजमी नहीं हम एक को पकड़ के देखें, हम देख रहे हैं कि कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। कैथोड पे ही हो रहा है ना, एनोड पे तो नहीं हो रहा। कैथोड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा। तो ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक था। और इस तरीके से आपके पास जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है इट इज अराउंड 1.5 वोल्ट। तो कभी आप सेल बाजार से खरीदें, उसमें लिखा हुआ भी होता है कि 1.5 वोल्ट का सेल है, जो आपकी घड़ी के अंदर या रिमोट के अंदर, पुराने छोटे खिलौनों के अंदर जो डलता था, वो ये वाला सेल होता था। तो मैंने ये ट्राई सेल आज आपको पूरा पढ़ा दिया है। ट्राई सेल में एक दफा समराइज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। कैथोड आपका ग्रेफाइट का बना हुआ है, ग्रेफाइट रॉड है। इसके इर्द गिर्द पेस्ट है मैग्नीज ऑक्साइड का, ये रहा, और साथ ही साथ कार्बन ब्लैक इसका पेस्ट बनाया है। और वो इसके कैथोड की जो आपकी ग्रेफाइट रॉड है इसके इर्द गिर्द पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपका ये जगह इलेक्ट्रोलाइट से फिल है। तो इलेक्ट्रोलाइट आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर है। और जो पूरी केसिंग है, पूरा सेल है, वो जिंक का बना हुआ है। जिंक एज अ एनोड है। और आपने यहाँ पर ऊपर कॉपर का कैप लगाया हुआ है ताकि आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सके। बकिया इर्द गिर्द पूरी जगह पर आपने इसको इंसुलेट कर दिया ताकि आपके रिएक्शन इधर उधर ना हो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। और यहाँ पर आपको अलग अलग बता दिया कि आपके कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस क्या होंगे। कैथोड पे आपका रिएक्शन ये बड़ा सा हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में से जाहिर इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट में से ये आपका अमोनियम और क्लोरीन जो क्लोराइड है वो अलग होंगे। अमोनियम रेडिकल आपका हाइड्रोजन अलग कर देगा, वो हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। और मैग्नीज ऑक्साइड सिंपली अपने आप को कन्वर्ट कर देगा रिएक्शन ताकि प्रोसीड हो। और इस तरीके से आपके पास ये कैथोड पे रिएक्शन हुआ जिसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड ने किया। पहले एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी कैथोड आपके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये सिंपल सा आपका मैंने समराइज कर दिया है ड्राई सेल। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं समझ आया तो दोबारा इसको लेक्चर को समझे। बहरहाल
यहाँ पर जितना सिंपल हो सकता था आपके ड्राई सेल को मैंने सिंपल करके समझा दिया है। अगर ये समझ आ गया है तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके बाद होगा बैटरी, जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?